जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 सीजी बोर्ड का आदर्श प्रश्न पत्र में जो सेट ए दिया हुआ है, जिसको परीक्षा बोर्ड ने निकाला है। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, जो 10th बोर्ड में आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊंगा तो बच्चों आपको बेसिक भी बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पे आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें ए कितना है बच्चों आपका, ए है आपका 4। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। बी किसको बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, तो बी कितना है आपका 4√3। सी किसको बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म कितना है 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलेंगे, बी किसको बोलते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, सी किसको बोलते हैं जिसमें एक्स नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ए का वैल्यू कितना दिया है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा बच्चों 3/4। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बच्चों। इसमें भी हम ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी किसको बोलते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -2। सी किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 1। तो यहां पे आपको बोल रहा है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डी से। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब करना क्या है बच्चों, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। बी का वैल्यू कितना है -2 -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 1। -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 4 - 4 0। तो इसका आंसर कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट का 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या निकालने बोल रहा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, एक सीरीज दिया है बच्चों। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, a2 माइनस a1। जैसा ये नंबर ही बता रहे बच्चों, a1 यानी फर्स्ट टर्म। यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5, सेकंड टर्म कितना है आपका 12, a2 यानी क्या होता है सेकंड टर्म। 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आपका d कितना आ जाएगा 7। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 6 विल बी। थर्ड प्रोपोर्शन जैसा नाम ही बता रहा है बच्चों, थर्ड नंबर पे, एक नंबर है 18, एक नंबर है 6, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा x। तो हम लेते हैं, हमको तो यहां कोई चीज शो करने की जरूरत नहीं बच्चों, लेकिन अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। अभी तो आपको कुछ नहीं लिखना। और कभी भी याद रखना बच्चों, जब रेशियो वाले क्वेश्चन रहते हैं और 3 नंबर दिए रहते हैं, तो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर आजू और बाजू वाले के प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। 3 वैल्यू दिया है अगर प्रोपोर्शन में, तो बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आजू में क्या है 18, बाजू में क्या है x। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 18 इंटू x। बच्चों आपको 18 का वैल्यू निकालना है, तो 18 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 6 3 जा कितना होगा 18, 3 और 6 कटेगा तो 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2। इसका मतलब यह है कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 2। द आंसर विल बी ए। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों। क्वेश्चन को बना बना के देखिएगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन तब आपको समझ आएगा जब आप खुद बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको मालूम है बच्चों, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए।
स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है इंटरसेप्ट। अब ये आप पहचानोगे कैसे बच्चों, x के कोफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं स्लोप, कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट। और यदि आप इस क्वेश्चन को यहां पे लिखते हो और उसको कंपेयर करते हो y इक्वल टू -7x प्लस 6, तो स्लोप कितना होगा बच्चों आपका, m कितना होगा -7, स्लोप कितना होगा आपका -7, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -7। तो क्वेश्चन तब बनेगा बच्चों जब आपको थोड़ा बेसिक मालूम होगा, इसलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स इन 18 मंथ। आपको मालूम है बच्चों एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं, 12 मंथ में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स। ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों, सिंपल है। 6 महीने का एक हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ यानी क्या होता है आधा साल, यही होता है। और 12 मंथ यानी क्या होगा, एक साल, मतलब 2 आधा मिलते हैं, ठीक है। और 18 मंथ यानी क्या होगा बच्चों, 3 आधा मिलेंगे, यानी हम कैसे करेंगे 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तभी 18 होगा। 6 मंथ को हम क्या बोलते हैं हाफ ईयर, इसको क्या बोलते हैं हाफ ईयर, इसको क्या बोलते हैं हाफ ईयर। तो 18 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे। कितने हाफ ईयर होंगे बच्चों, 3 हाफ ईयर। वैसे तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से जान सकते हैं। एक साल में आपके 2 आधे साल होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 2 आधे साल होते हैं, तो 18 महीने में कितने आधे साल होंगे ये निकालना है। तो हम नॉर्मली मैथ्स के तरीके से हम कैसे बनाएंगे, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या करेंगे डिवाइड, तो इससे भी आंसर कितना आएगा 3। तो आप लॉजिक से लगाओगे तो ऐसा बनेगा, मैथ से बनाओगे तो ऐसा बनेगा, पर आपका बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। बच्चों आपको मालूम है साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है 30 डिग्री में, साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है 30 डिग्री में। ये साइन और ये साइन को कंपेयर करेंगे, नॉर्मली बच्चे ऐसा समझ सकते हैं साइन साइन कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। 2 सिमिलर ट्राइंगल है बच्चों, एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल क्या है पीक्यूआर। ये 2 ट्राइंगल है और दोनों क्या है बच्चों सिमिलर। और आपको मालूम है बच्चों ट्राइंगल सिमिलर रहता है तो उसका रेशियो एक साइड का क्या रहता है इक्वल रहता है, साइड का रेशियो क्या रहता है इक्वल। AB अपॉन क्या लिखेंगे PQ, नेक्स्ट BC अपॉन क्या लिखेंगे QR, नेक्स्ट AC अपॉन क्या लिखेंगे PR, AC अपॉन क्या लिखेंगे PR। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बच्चों, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहां क्वेश्चन में नॉर्मल कंडीशन नहीं दिया, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। हमको साइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा है एरिया। तो हम अगर एरिया निकालते हैं एबीसी का, एरिया किसका निकालते हैं एबीसी का, तो हमको यहाँ पे एरिया और किसका निकालना पड़ेगा दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम क्या है पीक्यूआर। तो जब भी बच्चों हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का जो रेशियो रहता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ। नॉर्मल बात करें तो रेशियो इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल रहता है, लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि एरिया में क्या होता है बच्चों बेस और हाइट दोनों को लेते हैं, 2 साइड लेते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाता है स्क्वायर। अब आप देख रहे हो बच्चों एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है 36/49, तो एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है 36/49, ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को हटाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 36 को क्या लिखेंगे बच्चों 6 का स्क्वायर, 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखा है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन ए आ जाएगा 6/7। इस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल है बच्चों, इसमें एक पॉइंट है, तो इसमें कितने सर्कल बन टेंजेंट बनेंगे, तो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है अगर एक पॉइंट दिया है तो, ठीक है। तो इसका आंसर अगेन क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर कितना दिया हुआ बच्चों, 12 सेंटीमीटर। आपको मालूम है डायमीटर किसके इक्वल रहता है, रेडियस के डबल के इक्वल रहता है। डायमीटर को 2r लिख सकते हैं। तो r का वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो r इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया बच्चों। और हाइट आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोण की, तो इस कोण में ये होगा हाइट आपका, ये होगा रेडियस। तो हाइट कितना दिया है बच्चों, 8, रेडियस कितना दिया है बच्चों, 6। अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, स्लैंट हाइट। तो अगर आप नोटिस करो बच्चों, तो आपको एक फॉर्मूला तो मालूम है, हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों होता है, देखो बच्चों अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इस फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी है। हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, तो यहां पे हाइट की जगह 8 लिख सकते हैं। रेडियस कितना दिया है बच्चों, 6, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 10 का। तो L इक्वल टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपका स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। बच्चों बार बार आंसर ए आ रहा है, मतलब हर बार ए मत डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, देयर विल बी मैक्सिमम डैश जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर कितना रहता है, 2। तो जितना पावर रहता है उतने जीरोस रहेंगे। तो इसके जीरोस यानी इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। क्वेश्चन के लॉजिक को समझिएगा बच्चों, देयर विल बी मैक्सिमम डैश जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अधिक से अधिक कितने जीरो रहेंगे, 2 जीरो रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है बच्चों, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि आप हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 3, 10, 15 अपॉन cot 75 विल बी। तो बच्चों इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, 3, ये दिया हुआ है 10, 15 और नीचे दिया हुआ है cot 75। बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें हमेशा कोई भी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो सपोज जैसे मैंने ये cot 75 दिया है, इसको अगर मैं लिख लू 90 माइनस 15, क्यों लिखूंगा मैं, सॉरी एक गलती हो गया बच्चों, ये क्या था cot, ये क्या लिखा है cot 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं तो 75 आएगा। पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है cot 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा, इसको अपन क्या लिख देंगे, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब देख रहे हो बच्चों ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3। लॉजिक को समझिएगा बच्चों, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है। और इसमें देखना बच्चों, हमेशा ये दोनों वैल्यू को चेंज करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये है 1 और ये है 3। 1 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 3। आपको ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। और इसको बनाने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, 2 वैल्यू दिया तो किसी एक को चेंज करना, जो आपका मन है। तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं।
75 कैसे आ सकता है? 90 में से जो वैल्यू ऊपर दिया उसी को माइनस करना, 90 माइनस 15 करोगे तो 75 आएगा। लेकिन इससे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, और जब tan थीटा हो गया तो tan कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ रेडियस ऑफ अ सर्कल मीटिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज टू द टेंजेंट इज। आपको मालूम है ये सर्कल है और इसमें क्या है बच्चों? ये टेंजेंट। रेडियस जो रहता है वो टेंजेंट से हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? परपेंडिकुलर। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, आप हमेशा याद रखो बच्चों, इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आया, 4 भी इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर करोगे 36 है, वो भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। क्या निकालने बोल रहा है बच्चों? एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक, इवन नंबर का सम कैसे निकालते हैं? जितने इवन नंबर है, 10 इवन नंबर बोला है तो हम क्या करेंगे? 10 इवन नंबर को प्लस करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। तो बच्चों आपको मालूम है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। हमको 10 इवन नंबर लिखने हैं तो 2 से लेकर 10 इवन नंबर अगर हम लिखने जाएं तो हमारे पास कितने इवन नंबर हो जाएंगे? 20 तक के नंबर्स 10 इवन नंबर होंगे। आप इसको गिन के देख लीजिएगा, 2 का टेबल पढ़ लीजिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, बन जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। और बच्चों हम जब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 110। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। ये गलती से डिग्री लग गया, तो 110 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 11। इस तरीके से 10 इवन नंबर का सम कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा? 11। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? इसके फैक्टर्स फाइंड करने। अगर आप ध्यान दो बच्चों तो किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए अगर 3 टर्म दिए हुए तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ना, और बीच वाले टर्म को तोड़ने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों? आजू और इस नंबर को तोड़ना है तो हम इसके आजू में जो नंबर है 1 और इसके बाजू में जो नंबर है 1, इन दोनों की हेल्प लेंगे। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, एकदम सिंपल है। ये 3 लोग हैं, इस बीच वाले को तोड़ना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? आजू वाले नंबर और बाजू वाले नंबर की। आजू में कौन सा नंबर है? 1। बाजू में कौन सा नंबर है? 1। और इसकी हेल्प कैसे लेते हैं? जो नंबर दिया हुआ है उसको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई में करने से जो वैल्यू आया है उसको इस तरीके से लिखते हैं कि उसका सम करने से या माइनस करने से 2 आए। तो बच्चे एकदम हलवा क्वेश्चन है। 2 नंबर है हमारे पास 1 और 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया 2 हमारा। 2 के साथ कौन है? x। तो अगर मैं यहां x लिखता हूं तो मुझे यहां भी x लिखना पड़ेगा और यहां भी x लिखना पड़ेगा। तो जहां पे 2x है बच्चों, ये 2x है, इस 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1x प्लस 1x। हमने इसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, 1x प्लस 1x। लेकिन याद रखना बच्चों, इसको तोड़ने के लिए हेल्प किसकी लेने हैं? आजू वाले नंबर की और बाजू वाले नंबर की। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि उसको प्लस या माइनस करने से बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? +1। यहां क्या लिखा हुआ हमारे पास? 1x²। अब हमको क्या करना है बच्चों? 4 वैल्यू दी हुई है, अब हमें निकालना है कॉमन। तो आप देख रहे बच्चों यहां पर ध्यान दें, दोनों में x है तो हम x को क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। यहां कितना x था? 2। 1 निकल गया तो 1x बचेगा। यहां से 1x निकल गया तो क्या बचेगा? 1। तो इस तरीके से आ जाएगा बच्चों x प्लस 1। अब यहां की बात करें, इन दोनों से कॉमन निकालना है तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो साइन सामने रहता उसी को लिखना। यहां पे क्या साइन है? प्लस, तो प्लस लिखिए। इन दोनों में
इसमें x है पर इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। तो अब अगला टारगेट रहता है हमारा नंबर। तो देख रहे हैं यहां पे दोनों में 1 है, तो 1 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से 1 निकला तो क्या बचेगा x। कहीं से अगर कोई वैल्यू कॉमन निकाल दे तो क्या बचता है, कैसे मालूम चलता है, जो कॉमन निकाले उससे डिवाइड करते हैं। तो 1 और 1 को डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों, 1। अब इसमें भी एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो हमेशा आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम। ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, मतलब आप जो बनाए वो सही बनाए। अगर यहां पे गलती से माइनस लिख देते आप तो समझ जाना आप गलत बनाए, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं x+1 इसके पास भी है, x+1 इसके पास भी है, तो x+1 को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से जब मैंने x+1 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, x। यहां से x+1 को मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा, +1। तो बच्चों इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर सकते हैं मतलब वो किससे किससे डिवाइड होगा उसके फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इफ ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इज 1। बच्चों कभी भी दो पॉइंट दिया है तो इस पॉइंट को x1 y1, इस पॉइंट को क्या लेते हैं x2 y2। ठीक, यहां पे एक चीज दिया हुआ है बच्चों, ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट रहता है बच्चों उसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं, m से। और ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है यहां पे 7, y1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 8, x1 का वैल्यू कितना है k। और बच्चों ये ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट इज 1। क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेडियंट कितना है 1, तो m की जगह क्या रखेंगे 1। अब इसके बाद एकदम सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है बच्चों। 7 माइनस 3 कितना होगा 4। 8 माइनस के सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास k है पर इसके पास k नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। बच्चों गलती से भी भावनाओं बह के 8 माइनस के 7 के मत लिख दीजिएगा। अब इसके बाद कोई भी बच्चा गलती से भी 4 और 8 को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। प्लस माइनस रहता है तो डिवाइड नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 माइनस के इक्वल टू कितना होगा 4। अब यहां पे बच्चों आपको वैल्यू किसका निकालना है, k का। जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, माइनस के इधर आके क्या हो गया प्लस के। जब ये इधर जाएगा तो 4 उस तरफ चले जाएगा, +4 इधर जाके क्या होगा -4। 8 माइनस 4 कितना होगा 4। तो इस तरीके से बच्चों आपके k की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो बच्चों यहां पे पहले पॉइंट को हमने क्या लिया x1 y1, दूसरे पॉइंट को हमने क्या लिया x2 y2। हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, 2, a और b। तो ये दो पॉइंट जो है a और b, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमको फॉर्मूला मालूम है बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, बिना फॉर्मूले को गरीब टाइप से मत बनाइएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, फॉर्मूले पे तो जाना ठीक है, लेकिन है ना बेसिक कंसेप्ट को समझना। आप हमेशा ये करिएगा फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना। ठीक है, तो आपने लिखा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। पर बच्चों ये स्क्वायर है इसीलिए किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, पर ये याद रखना फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है, सेकंड को सेकंड से माइनस करना है। ठीक, और कोशिश करना बच्चों हमेशा बड़ी वैल्यू पहले माइनस छोटी वैल्यू, या पॉजिटिव पहले माइनस नेगेटिव। अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हो ये कितना है 8 और ये कितना है -3। ठीक, तो पहला वैल्यू आप क्या लिखिए 8 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा किया हमने, पॉजिटिव को पहले लिखा माइनस नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा बच्चों दो वैल्यू के बीच में क्या लगेगा माइनस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। ये क्या होगा बच्चों 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 0,
यहां पे क्या होगा 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर प्लस 0 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 11 इंटू 11, और कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार रहता है तो हम उसको एक बार क्या लिख लेते हैं बाहर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का पहले आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब एबीसी क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए 2, बी क्या होगा 5 और सी क्या होगा बच्चों 5। ठीक, पहला वैल्यू ए, दूसरा वैल्यू बी, तीसरा वैल्यू सी। अब इन वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, बी की जगह 5, ए की जगह 2, सी की जगह 5। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये आ जाएगा -15। तो डी का वैल्यू कितना आ गया -15। इस तरीके से बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स। तो बच्चों कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको 3 वैल्यू रेशियो में दिया है देन बीच वाले का स्क्वायर आजू और बाजू वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आजू बाजू वाली की वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे बीच में कौन सी वैल्यू दी हुई है 3 प्लस एक्स, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स, सी का वैल्यू कितना है 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें लगाएंगे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया फॉर्मूला। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, बीच में क्या साइन लगा प्लस। सिमिलरली x किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू x कितना होगा 6x इक्वल टू 1 इंटू 6 कितना होगा बच्चों 6, 1 इंटू x कितना होगा x, 6 इंटू x कितना होगा 6x, x इंटू x कितना होगा x स्क्वायर। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सॉल्व करते हैं जैसे 2 प्लस 3x इक्वल टू 7x प्लस 3x दिया हुआ है, तो देखो बच्चों इक्वल टू को इस तरफ भी प्लस 3x है, इक्वल टू को इस तरफ भी प्लस 3x, सेम वैल्यू रहता है, पर बीच में अगर इक्वल टू रहता है तो काट देते। क्यों काटते बच्चों, उसके पीछे का लॉजिक देखिए, ये प्लस 3x है, ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा -3x, तो -3x प्लस 3x कट सकता है। तो बच्चों अगर ये आपको बात नहीं मालूम है तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, पर याद रखिएगा बीच में क्या रहना चाहिए इक्वल टू, सेम साइन रहेगा और सेम साइड रहेगा तो नहीं कटेगा, अलग अलग साइड रहना चाहिए तब कटेगा। ये प्लस 6x है, ये भी प्लस 6x से क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 9 इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब बच्चों मालूम है यहां पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो आपको करना क्या रहेगा, x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और ये जो वैल्यू है इसको इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x तो पॉजिटिव है आपके पास, यानी कोई दिक्कत नहीं, x को कहीं नहीं ले जाना है, किसको लेके जाना है 6 को, और 6 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू x। बच्चों हमेशा याद रखिएगा जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। यहां पे x पॉजिटिव है मतलब आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आपको 6 को ट्रांसफर करना इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर 3। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹300 रुपीज प्रिंसिपल है, उस पे सिंपल इंटरेस्ट 5% की रेट से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल का ये दिया हुआ है।
क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा बच्चों। हम बैंक में अगर 300 रुपए जमा करते हैं तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में कितना पैसा मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में 15, 2 साल में 30, 3 साल में 45, 45, 4 साल में 60, 5 साल में 75। ठीक है, अब इस डेटा के बेस पे आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है? पहले नंबर पे ये दिया हुआ है टाइम। तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा, जो पहले नंबर पे दिया रहता है वो कहां बनता है? एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस जो है, इस पे आपने क्या बनाया बच्चों? टाइम। और यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, ये सब किसके टेबल में आता है? 15 के। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। 15-15 का गैप है। तो आप यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करोगे उसमें भी कितने का गैप रख लोगे? 15। अब इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना बच्चों एकदम इजी है आपके लिए। टाइम 0 है तो सिंपल इंटरेस्ट 0, तो इसका पहला पॉइंट कहां आएगा? यहां पर। ठीक, फिर टाइम अगर 1 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 15। टाइम 1 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 15, तो ये कहां जाएगा बच्चों? ऐसा। इसका पॉइंट कहां बनेगा? यहां पे। शायद समझ आ गया होगा बच्चों, इसका पॉइंट कहां बनेगा? यहां पे। फिर ऐसे ही जब 2 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30। 2 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30। तो 2 और 30 की मुलाकात कहां हो रही है? यहां पर। फिर 3 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 45। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 45। 4 साल में कितना होगा? 60। 5 साल में कितना होगा? 70। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें बच्चों तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका ग्राफ सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है, प्रूव दैट, आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है या राइट हैंड साइड लेके चलना है। तो हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये दिया है आपका। अब आपको ये भी मालूम है बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में दिया है तो उसको मोस्टली हम किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन और कॉस में। तो हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक को हम क्या लिखते हैं बच्चों? 1/cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिखते हैं? क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक, वैसे ही कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। और बच्चों ये आपको देखने से ही पता चल गया, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में रहता है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस टाइप से रहता है, तो उसमें आप एलसीएम निकालते हो। तो जब आप एलसीएम निकालते हो तो नीचे वाली वैल्यू को आपस में क्या कर देते हो? इंटू कर देते हो। इन दोनों को इंटू कर दिए नीचे। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये भी समझ आ गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 रख दिया। अब देखो बच्चों, कॉस नीचे है, जब ऊपर जाएगा, कॉस नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सेक। तो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। तो बच्चों आपको मालूम है, ऑड नंबर अगर हमको निकालना है तो ऑड नंबर क्या होगा बच्चों? लेट ऑड नंबर बी, कोई भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे ये इवन नंबर बन जाता है बच्चों। कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है? इवन नंबर। ऑड नंबर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? +1। जैसे 10,
12, 14, 16, ये सब इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर मैं इसमें 1 प्लस करूं तो ये सब नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑड नंबर। तो वैसे ही 2 के कौन सा नंबर था? इवन नंबर। इसमें मैंने 1 प्लस किया तो ये क्या बन गया? ऑड नंबर। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि कोई भी ऑड नंबर है, हम ऐसा कर लेते हैं इसको, n इक्वल टू 2k प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? इसका स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इस ऑड नंबर का स्क्वायर कितना हुआ। तो आपको भी मालूम है ये ऑड नंबर होता है बच्चों, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। पर आपको शो करना है 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। ना ये 2 से डिवाइड होता है, ना ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये सब कौन सा नंबर है बच्चों? ऑड नंबर। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? हमारा ऑड नंबर। जब हम इसको स्क्वायर करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, k का स्क्वायर कितना होगा? k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2k कितना होगा? 4k। शायद यहां तक समझ आ गया होगा बच्चों। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। यानी करना क्या है आपको? आप जो इवन नंबर है उनको एक साथ लिख लीजिए। मतलब मैंने क्या किया? 4 और 4 वाले को एक साथ लिख दिया। क्यों लिखे बच्चों? उसका रीजन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4k में से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसको कॉमन निकाल सकते हैं? 4 को। प्लस 1 को एज इट इज रख दिए। तो आप देख रहे हो बच्चों इस नंबर में क्या आया है? 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो कोई भी नंबर बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो वो इवन नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये 2 का मल्टीपल है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। और इसमें जब हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा n स्क्वायर क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। समझ आया क्या बच्चों? तो n स्क्वायर करने से जो नंबर आया वो कौन सा नंबर आया आपका? ऑड नंबर। यही हमको प्रूफ करना था कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हेमिस्फीयर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 6 सेंटीमीटर। आप इसको लिख लीजिएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर नंबर लिख के करेंगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। और डायमीटर आपको मालूम है कितना होता है? 2r। तो यहां से r कितना आ जाएगा? 6/2। तो r इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पे है ना ऐसा कोई वैल्यू नहीं लिख रहा है जो 22/7 को काट सके, तो अपन क्या करते हैं? पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई इंटू 3 का क्यूब, मतलब 3 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। ये 3 क्या हो गया? कट जाएगा। 3 3 जा कितना होगा? 9। 9 2 जा कितना होगा बच्चों? 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 पाई। मैंने पाई का वैल्यू इसलिए नहीं लिखा, जब 22/7 लिखेंगे तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। आप चाहो तो अगर आपको मेहनत करने का मन है तो आप इसको लिख सकते हो, पाई का वैल्यू होता है 3.14, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, पर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो चल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा वॉल्यूम का? 18 पाई। इसका यूनिट क्या दिया बच्चों? सेंटीमीटर। तो हमेशा ये याद रखिएगा बच्चों,
वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यू, इसको भी लिखना कंपलसरी है। जब आप पूरा सॉल्यूशन बना लोगे तब आपको वॉल्यूम का यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो इसमें वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और मेहनत करने का 1 है तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद उसका आंसर लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों डायमीटर ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, कोन, और इस कोन में इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन d इक्वल टू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। d का वैल्यू कितना होगा, 2r। तो r इक्वल टू कितना होगा, 12/2। r इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन, ठीक, 8 सेंटीमीटर। ये तो जो हमको दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बच्चों आपको मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोन का, पाई आर एल। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों इस डेटा से आप वॉल्यूम तो निकाल सकते हो, पर अगर कर्व सरफेस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये है हमारा हाइट, ये है हमारा रेडियस, और ये जो तिरछा हाइट रहता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो अगर बच्चों इस चीज को आप यहां पे प्रोजेक्ट करो तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है h, ये है r, और ये क्या है l, स्लैंट हाइट। तो आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, r कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 100। 100 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 10 का। तो L का वैल्यू आ गया आपका 10, तो L आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले फाइंड करने बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। पहले क्या है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू अभी लिख लेते, जरूरत नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे, या पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, स्लैंट हाइट कितना है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 60 पाई। और ये क्या दिया बच्चों, एरिया। एरिया में हमेशा यूनिट क्या रहता है, स्क्वायर। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा बच्चों, एरिया का यूनिट रहता है स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट रहता है क्यूब। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3, ये हो गया पाई। आर का वैल्यू कितना है बच्चों 6 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है बच्चों 8। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू कितना होगा 8, ठीक है। तो 2 6 कितना होगा 12, 12 8 कितना होगा 96 पाई। ये आ गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट आपको मालूम है बच्चों किसमें रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ये है आदर्श का और वाला क्वेश्चन है बच्चों 12th का, इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों ये है आपका सिलेंडर, ठीक है, और ये है आपका बेस, ये बेस है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 44। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये है सर्कमफ्रेंस बेस का, और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या है बच्चों, एक्चुअली जो सिलेंडर रहता है उसका बेस क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, एक सिलेंडर शेप है, तो इसका बेस जो है बच्चों वो क्या है सर्कुलर।
तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 44 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर। तो बच्चों यहां से आप पाई का वैल्यू पुट कर दो, आर इक्वल टू कितना है? 44। अब बच्चों यहां देख के ही आपको पता चल गया कि आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो जब आपको आर का वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब वैल्यूज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 7 नीचे है तो कहां जाएगा? ऊपर। और जो वैल्यूज ऊपर है वो कहां जाएगी? नीचे। सबसे पहले हम इसको 2 से कैंसिल करते तो 22 भी कट जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो बच्चों इस सर्कल सिलेंडर का रेडियस कितना आया? 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है हाइट है 10 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ आपको? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया पाई। आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 7। एच का वैल्यू कितना है? 10। अब एक चीज देख रहे हैं बच्चों, 7 जो है अगर मैं पाई को सिंप्लीफाई करूं तो पाई को क्या लिखा जा सकता है? 22/7। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 10। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 154। 154 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमको यूनिट सेंटीमीटर दिया था और वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेड ऑफ फ्रूट इज 76 मीटर। एक रेक्टेंगुलर बेड है फ्रूट का, इसका पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? पेरीमीटर दिया है 76 मीटर। ठीक, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अगर लेंथ को मैं L ले लूं, ब्रेड्थ को मैं B ले लूं, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ B, L and B रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B, L एंड B रेस्पेक्टिवली। हमने लेंथ को L ले लिया है, ब्रेड्थ को क्या ले लिया बच्चों? B, ताकि ये क्या करे? सेम हमको फील है, लेंथ को L ले लिया और ब्रेड्थ को हमने क्या ले लिया? B। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल के 2L प्लस B इक्वल टू कितना है? 76। L प्लस B इक्वल टू कितना होगा? 76 डिवाइडेड बाई 2। P आ जाएगा L प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, अब एरिया दिया हुआ है 357 स्क्वायर मीटर। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है आपको? 357। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप क्या लिखते हो बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 357, ये क्या है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों देख रहे हो यहां पे दो इक्वेशन आ गया, एक ये है और एक ये है। बच्चों आप कभी भी है ना ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो मेरा आपको सलाह है कि अगर आपके पास L प्लस B है, कितना दिया हुआ है? 38, तो आप L माइनस B लेके आ जाइए, तो उससे क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। प्लस B माइनस B क्या हो जाएगा? कैंसल। L प्लस L 2L हो जाएगा और जो वैल्यू यहां दिया है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। पर प्रॉब्लम ये होगा कि L माइनस बी आएगा कहां से? तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है बच्चों, L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू L प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4LB। ये याद रखना एकदम सिंपल है बच्चों। यहां माइनस है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। यहां प्लस है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। अब देख रहे हैं आप L प्लस बी का वैल्यू कितना है? 38। LB का वैल्यू कितना है? 357। ठीक है, और 38 का स्क्वायर होता है बच्चों 1444। ठीक,
और 4 इंटू 357 करेंगे तो आ जाएगा 1428। और यदि बच्चों हम इन दोनों को माइनस करें तो ये आ जाएगा 16। तो आपका L माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16, और इस 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, तो L माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हो बच्चों 38 प्लस 4 कितना होगा 42, तो L इक्वल टू होगा 42/2, L इक्वल टू आ जाएगा 21। इसका मतलब आपका लेंथ कितना आ गया बच्चों 21। अब आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो उसको सॉल्व करना एकदम सिंपल है बच्चों। कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, उस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो L का वैल्यू आया। अब L का वैल्यू कितना है 21, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था L प्लस बी इक्वल टू 38, ये था पहला इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं। L का वैल्यू 21, तो B निकल जाएगा आपका, B इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 21, तो B आ जाएगा 7। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, हो 1। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। तो यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, इस फ्लावर बेड जो रेक्टेंगुलर बेड ऑफ फ्रूट है, इसका लेंथ कितना आ गया 21, और ब्रेड्थ कितना आ गया 70। इस तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी इज बी, मतलब ए और सी के बीच में बी है, ए और सी के बीच में कौन है बी। तो आपको मालूम है बच्चों, अगर मीन प्रोपोर्शन दिया है तो आपको प्रूफ करना है के लॉ से। अब के लॉ क्या होता है बच्चों, ए रेशियो बी का मतलब क्या होगा ए बाई बी, बी रेशियो सी का मतलब क्या होगा बी बाई सी इक्वल टू के। के रूल में हम क्या करते हैं, इसके रेशियो को किसके इक्वल ले लेते हैं के। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर अगर मैं b का वैल्यू निकालना चाहूं तो b का वैल्यू कितना आएगा c के, b का वैल्यू कितना होगा c के। ये शायद पहला चीज समझ आ गया होगा। ऐसे ही मुझे अगर a का वैल्यू निकालना है तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा b के। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो b है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं c के, b की जगह क्या लिख सकते हैं c के। तो ये हो जाएगा c, k इंटू के कितना होगा k स्क्वायर, आ जाएगा a इक्वल टू सी के स्क्वायर, a इक्वल टू कितना हो जाएगा c के स्क्वायर। अब करना क्या है बच्चों, हमको यहां पर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम या राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है ab। अब यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, a का वैल्यू कितना है c के स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखेंगे c के स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे c के, a की जगह हमने क्या लिखा c के स्क्वायर। अब आप देख रहे हो बच्चों, a में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहां स्क्वायर लगाएंगे, b में स्क्वायर लगा तो हम यहां स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे ही a का वैल्यू कितना है c के स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है c के। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है तो c का स्क्वायर कितना होगा c स्क्वायर, k का स्क्वायर करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। वैसे ही c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा k स्क्वायर, c इंटू c कितना होगा c स्क्वायर, k स्क्वायर इंटू k कितना होगा k टू द पावर 3। मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। अब यहां पर आप नोटिस कर रहे हो बच्चों, यहां भी c स्क्वायर है, यहां भी c स्क्वायर है, तो हम c स्क्वायर को क्या निकाल सकते हैं कॉमन। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करो, यहां k टू द पावर 4 है, यहां k टू द पावर 2 है। कॉमन हमेशा उसको निकालते बच्चों जो छोटा रहता है और दोनों में रहता है। तो देख रहे हो बच्चों k दोनों में, अब 2 और 4 में छोटा कौन है k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो आपको ये चीज तो समझ आ गया बच्चों, यहां से c स्क्वायर निकल गया, k स्क्वायर निकल गया, ये c स्क्वायर निकल गया, k 4 है, 2 निकल गया तो 2 बचेगा। यहां से पूरा c स्क्वायर k स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1, ठीक। और नीचे क्या बचा है c स्क्वायर k क्यूब, c स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर और k क्यूब कटेगा तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिए। अब क्या करना है बच्चों, हमको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले क्या है वैल्यू, a प्लस सी अपॉन बी। हमको किस लॉ से सॉल्व करना था बच्चों, के लॉ से। तो आप देख रहे हो a का वैल्यू कितना आया था, c के स्क्वायर। तो a की जगह क्या लिखेंगे, c के स्क्वायर। b की जगह c की जगह c लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे, c के। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा बच्चों कि ऊपर से क्या कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालेंगे, c। तो यहां से c निकल गया तो क्या बचेगा, के स्क्वायर। यहां से c निकला तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि c पूरा बाहर निकल गया तो यहां 1 बचेगा। c कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना आया, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। अब देख रहे हो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों क्या आया, सेम। तो LHS किसके इक्वल आया, RHS के। तो जब भी LHS और RHS इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि द सिस्टम इज सॉल्व, या ये सिस्टम प्रूफ हो गया है करके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। क्या दिया है, इन अ फॉलोइंग टेबल द डेटा इज गिवन फॉर लिटरेसी रेट। साक्षरता का रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, साक्षरता प्रतिशत दिया हुआ है ऑफ 35 सिटी। कितने सिटीज के बारे में, 35 सिटीज। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो हमको क्या करना है बच्चों, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ है आपको क्लास इंटरवल। तो जब भी बच्चों आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है, आपको क्या निकालना रहता है, क्लास मार्क, जिसको हम बोलते हैं x। ठीक, तो क्लास मार्क में हम क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 45 और 55 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 45 और 55 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 होगा इसका मिड वैल्यू। कॉमन सेंस भी है बच्चों, ये है 45, ये है 55, दोनों के बीच में आता है 50, तो 50 होगा मिड वैल्यू। ऐसे ये 55 है, ये 65 है, तो मिड वैल्यू क्या होगा, 60। दोनों को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना। कॉमन सेंस नाम का भी एक चीज होता है बच्चों, देखो सब में 10 का गैप है, तो इसमें हम 10 प्लस करते जाए, 50, 60, 70, 80, 90। ये आ गया क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ सिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ सिटीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे वाले को क्लास इंटरवल, दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब हमको अगर एवरेज का फॉर्मूला निकालना है तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब क्या होता है, जितना फ्रीक्वेंसी दिया है सबको प्लस करना। तो अगर हम इसको प्लस करें बच्चों, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 3 35। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 35। अब आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, सिग्मा fx दिया है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। fx कैसे निकालेंगे, ये f है, ये x है, तो fx कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आप देख रहे हैं यहां पर f का वैल्यू है 3, x का वैल्यू है 50, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 150। सिमिलरली ये है 10, ये है 60, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 600। 11 और 70 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 770। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 640, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। समझ आएगा। तो हमारा सिग्मा fx कितना आ जाएगा, हम प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस किए तो कितना आया, 0। तो ये आ जाएगा 2430। ठीक है बच्चों, तो इनको प्लस कर डिवाइड करने से कितना है, 2430। अब चाहो तो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 486 बाई 7। 7 6 42, 6 बचा 66, 69.4। तो ये होगा बच्चों एवरेज। और आपको निकालना तो समझ आ गया होगा बच्चों, करना क्या था आपको, इसको और इसको लेना है क्लास इंटरवल, इसको लेना है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका मीन निकाल दिए। अब ये मीन क्या बता रहा है? ये मीन बताता है लिटरेसी रेट, ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर 35 सिटीज के लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता, कितनी साक्षरता है? 69.4। यहां पर एक चीज दिया हुआ बच्चों, राइट 3 रिजल्ट अबाउट द डेटा गिवन इन द टेबल। इस डेटा से आपको क्या 3 रिजल्ट निकलते हैं ये बताना है। तो पहला रिजल्ट ये है कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 50% से ज्यादा है। दूसरा रेट ये है, दूसरा रिजल्ट ये है कि ये जो डेटा आया है वो सेटिस्फैक्टरी है। कहीं भी अगर साक्षरता दर लिटरेसी रेट 50% से ज्यादा मतलब वो सेटिस्फैक्टरी है, गुड नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्टरी है, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? डेवलपमेंट है एजुकेशन का वो बहुत अच्छा है, यानी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इन 35 सिटीज। तो ये 3 कंक्लूजन आपको लिखने हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। बच्चों सबसे पहले मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना कैलकुलेशन रहता है बस, बाकी इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना रहता है, ठीक है। अब इसमें F1 यानी क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं बच्चों इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये 28। 1 के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? 0। 1 के नीचे वाले को क्या बोलेंगे? F2। एकदम सिंपल है बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1, उसके ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2। अब ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ब्लॉक, उसको अपन ब्लॉक कर देते, इस क्लास को हम क्या कर देते बच्चों? ब्लॉक। और इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास में इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है हमारा? 20, ठीक। F1 का वैल्यू कितना है? 28। तो जहां F1 है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 28। F0 का वैल्यू कितना है? 17। F2 का वैल्यू कितना है? 23। H यानी क्या होता है? इंटरवल। सब में कितने का गैप है बच्चों? 10 का। बस ये वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको क्या आना चाहिए? सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो सिंप्लीफाई बच्चों पहले यहीं पे करते हैं हम। तो ये कितना होगा? 20 प्लस 28 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 28 टू जा कितना होगा? 56 माइनस 17 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 40 इंटू कितना होगा? 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20 प्लस 11, 56 माइनस 40 कितना होगा? 16 इंटू कितना होगा? 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 सा 2 8 सा, तो होगा 20 प्लस 11 इंटू 5 कितना होगा? 55 अपॉन 8। अब 8 और 55 को डिवाइड करें बच्चों, तो डिवाइड करने का रूल आपको मालूम है, एकदम सिंपल है। टेबल आएगा तो बच्चों बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं आएगा तो ये ऐसे धीरे धीरे कर लेना। यहां पे क्या लगा देंगे? पॉइंट, तो ये लग जाएगा 0। फिर कितना बच जाएगा? 6, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 6.87। तो आपका मोड कितना आएगा? 20 में अगर 6.87 प्लस करें तो आ जाएगा 26.87। ये होगा बच्चों आपका मोड। इस तरीके से हम मोड भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एबीसी क्या है बच्चों? एक ट्रायंगल है, उसमें एडी क्या है? परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों? बीसी पे। ये शायद समझ आ गया होगा आपको, ठीक। प्रूव दैट। अब बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जो प्रूफ करना है हम उसी बुक के साथ खेलेंगे। तो आप देख लो सबसे पहले ए बी स्क्वायर आया बच्चों। ए बी स्क्वायर कौन है? ये। तो हम इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, लेफ्ट वाला, इन ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा ट्रायंगल लिए? ये वाला ए डी बी। और इस एडीबी ट्रायंगल में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा? AB। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारा? AD। और बेस कितना है हमारा? BD, ठीक है।
तो यहां से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, सी डी स्क्वायर का। तो सी डी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक, या ए डी सी, एक ही मतलब है, ठीक। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, अगेन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, AC। ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका, बेस। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों, ये ए बी स्क्वायर है ना। अगर मैं यहां से ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, या एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं बच्चों, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट का वैल्यू कितना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये फर्स्ट का वैल्यू है। हम क्या करेंगे, माइनस सेकंड वैल्यू, माइनस सेकंड के लेफ्ट में क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस। बच्चों मोस्टली लोगों से यही गलती होती है, ऐसा लिख देते हैं, लेकिन माइनस के बाद जब भी दो वैल्यू रहेगा तो आप हमेशा क्या लगाइएगा, ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहां तक तो आ गया होगा आपको। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का डिजाइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या बच्चों, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो बच्चों, ए बी और सी डी एक साथ है, ये ए बी यहां पर है और सी डी कहां पे, यहां पे, तो माइनस सी डी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस सी डी। वैसे ही ये बी डी स्क्वायर है, माइनस ए सी स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस तरीके से ये प्रूफ होगा। तो बच्चों जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो टारगेट के लिए आप किसको देखिएगा, जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में देखो ए बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी हाइपोटेनस दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सी डी भी क्या दिख रहा है आपको, सी डी स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये भी किसमें दिख रहा है, इसमें, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सिंस हमको आंसर में ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए, ये यहां भी ए डी स्क्वायर है और यहां भी ए डी स्क्वायर है, ये तभी नहीं आएगा जब दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर प्लस करते तो ए डी स्क्वायर दो बार है तो 2 ए डी स्क्वायर हो जाता, इसीलिए हमने इसको माइनस किया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो बच्चों आपको मालूम है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 4। जैसे 10 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 2। तो आप देख रहे हो बच्चों इसमें कितने का गैप रहता है, 2 का, यानी ये अगर x है तो ये इससे 2 ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमारे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगे, एक को x लेंगे तो एक को क्या लेंगे, x+2। क्योंकि इस चीज को ध्यान देना बच्चों, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, इवन नंबर। तो एक 2 है तो अगला इवन नंबर 4 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 इवन नंबर है ही नहीं। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में जैसे 28 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 30, इससे 2 ज्यादा रहेगा, इसीलिए एक को x लिया तो हमने दूसरे को क्या लिया, x+2। ये छोटा सा चीज है बच्चों, पर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 164। अब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 164। क्वेश्चन में ये दिया हुआ। तो हमारा पहला नंबर क्या है, x, हमारा दूसरा नंबर क्या है, x+2। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ, 164। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x का स्क्वायर क्या होगा, x²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू कितना होगा, 164। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना होगा, 2x²। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू कितना होगा, 164। ठीक है,
अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर एक्स वाले को लिखेंगे, फिर जिसमें एक्स नहीं है। अब ये 164 जो उधर है उसको भी हम क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं। तो ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x², एक्स स्क्वायर वाला एक भी टर्म नहीं है तो इसलिए जैसा वैसे का वैसा ही लिख दिए। 4x, एक्स वाला भी एक भी टर्म नहीं है इसलिए इसको भी ऐसे ही लिख दिए। अब एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा -160 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, यहां पर ये जो इक्वेशन है, सब इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये आ जाएगा x²। क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस खुशी में कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाए बच्चों, छोटा हो जाए। तो हमने इसको छोटा कर दिया, ठीक। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हो या फॉर्मूला मेथड से। मैं इसको बनाऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 और 80 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया बच्चों, 80। अब 80 और कैसे आ सकता है, 2 × 40 करेंगे तो भी 80 आएगा, 4 × 10 करेंगे तो भी 4 × 20 करेंगे तो भी 80 आएगा, 10 8 करेंगे तो भी 80 आएगा, 16 5 करेंगे तो भी 80 आएगा। इतने ऑप्शंस हो सकते हैं 80 लाने के, और भी हो सकते हैं, पर हमको ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर 10 और 8 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, और किसी में प्लस माइनस करने से 2 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस 2x को क्या लिखेंगे, 10 - 8। ये 2 का वैल्यू है, 2 के साथ कौन है, x। तो यहां x लगाएंगे तो यहां भी x, और यहां पर भी क्या लगाएंगे, x। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर ये जो 2x है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये 2x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10x - 8x इक्वल टू 0। शायद समझ आ गया होगा बच्चों आप लोग को। अब हमको करना क्या है, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं बच्चों, हम कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे। जब x को कॉमन निकालेंगे, 2x था, 1x निकल गया तो 1x बचेगा, 1x निकल गया तो क्या बचेगा, 10। अब बच्चों यहां पर दोनों में माइनस है तो माइनस को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। 8 और 80 में हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो नंबर छोटा रहता है उसको पहले कॉमन निकालते हैं, अगर निकलता है तो 8 के टेबल में 80 आता है, इसका मतलब 8 कॉमन निकल जाएगा। और जब 8 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। यहाँ क्या बचेगा, कैसे मालूम चलता है, जो कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 8 और 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10, ठीक है। और माइनस साइन जब भी कॉमन निकालते हैं, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब आपको यही देख के समझ आ गया होगा, ये x + 10, ये भी x + 10, तो x + 10 को क्या निकाल लिए, कॉमन। यहां पे क्या रहेगा, x - 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम x + 10 को क्या ले लेंगे, 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, -10। अब यहां पर देखो एक चीज बोला है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेचुरल नंबर चालू कहां से होता है, 1 से। इसका मतलब ये नंबर हमारे काम का नहीं है, x - 10 पॉसिबल नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, x - 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा, 8। तो ये होगा हमारा आंसर। पर बच्चों इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों आपको मालूम है आपका पहला नंबर क्या था, x। फर्स्ट नंबर क्या था, x। पर सेकंड नंबर क्या था, x + 2। तो आपका पहला नंबर होगा 8, और दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, 8 + 2 दैट इज 10। तो क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन में आपको बोला है 2 नंबर निकालो, तो वो 2 नंबर में पहला नंबर क्या होगा आपका 8, और दूसरा नंबर क्या होगा 10। लेकिन एक बात है बच्चों, जब आप बना के देखें 8 और 10 आपका आंसर आया, तो आप चेक कैसे करोगे कि आंसर वाकई में सही है कि नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, ये आंसर सही है कि नहीं। तो इसके लिए ना जो क्वेश्चन है उसी की हेल्प लेना। क्वेश्चन में बोल रहा है इनके स्क्वायर का सम 164 है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं और दोनों को प्लस करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 64 कितना होगा, मतलब ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इसका मतलब जो हमने आंसर लाया है वो सही है ना।
तो ये चेक इसलिए करना है बच्चों अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जब हमने इतनी मेहनत की है तो वो आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, ये है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्या बोल रहा है, राम डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर 1 ईयर। राम ने कितना रुपए डिपॉजिट किया, 20,000। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 20,000। टाइम कितना होगा, 1 ईयर। ठीक। इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ, यानी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। कभी भी ये हाफ ईयरली बोलता है बच्चों तो टाइम आधा हो जाता है। ईयरली, ईयर किससे रिलेटेड है, टाइम से। तो हमेशा क्या करना बच्चों, सॉरी हाफ ईयरली बोलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आधा। तो आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2%। ठीक। और टाइम को अपन क्या कर देंगे, एक को 2 से डिवाइड किए तो दूसरे को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, बस यही करना है, ये नहीं करे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी बोलेगा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर कितना होगा, n। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है जहां पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रिंसिपल कितना था हमारा, 20,000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये क्या होगा बच्चों, 20,000 इंटू 2 और 100 को काटे तो कितना आएगा बच्चों, 50। ये हो जाएगा 50 प्लस 1 अपॉन 50 होल टू द पावर 2। ये हो जाएगा 20,000 इंटू 50 प्लस 1 कितना होगा, 51 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके लिए एकदम सिंपल है। 20,000 लिखे इंटू 51 इंटू 51 अपॉन क्या होगा, 50 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो काट देते हैं, फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 4 जा 20, फिर 5 से इसको काटते हैं 80। तो आपका अमाउंट आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 51 इंटू 51 कितना होगा, 2601। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 4 20। तो जब बच्चों आप 20,000 रुपए जमा करोगे एक साल के लिए और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 20,808 रुपीज। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, मोहन ओपनड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो बच्चों, दो टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है जो हमको पढ़ना है, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, एक होता है रिकरिंग अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब रिकरिंग अकाउंट के लिए ना बच्चों फॉर्मूला अलग है। इसका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 24। तो बच्चों यहां पे P होता है प्रिंसिपल या मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप जमा करते हो, हर महीने जो पैसा आप जमा करते हो। तो यहां पे बच्चों मंथली इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहन ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 5 इयर्स। 5 साल के लिए वो हर महीने पैसा जमा करेगा, ये डिसाइड करता है और एक अकाउंट खोलता है। एंड डिपॉजिटेड ₹100, तो हर महीने वो कितना रुपए जमा करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है उसका, 100। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। अब गवर्नमेंट उसको कितना परसेंट ब्याज दे रही है, 100 पे 6%। देन हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 इयर्स। जो टाइम रहता है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, 5 इयर्स। पर यहां जो हमारा n है वो क्या है, नंबर ऑफ मंथ। तो बच्चों आपको मालूम है अगर 5 साल के लिए आप पैसा जमा किए हो तो उसमें नंबर ऑफ मंथ कैसे निकालोगे, अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका 60, क्योंकि n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ। 5 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में कितने महीने होंगे, 5 into 12 दैट इज 60। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ इस वैल्यू को पुट करना और आंसर के मजे लेना। p की जगह 100, r की जगह 6 अपॉन 100, ये दोनों कट जाएगा। फिर n यानी नंबर ऑफ मंथ कितना है 60, और यहां पे क्या लेंगे 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 24, 12 5 सा 12 2 सा, और 2 और 6 भी काट देंगे, कितना आ जाएगा 3, तो बचेगा बच्चों 3 into 5 into 61, तो 5 3 सा कितना होगा 15, 15 into 61 करके देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 1 सा 15, 1 कैरी, ठीक, 15 6 सा 90, 90 प्लस 1 कितना होगा 91। तो बच्चों आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5 साल में, 915 रुपीस। पर आपको क्वेश्चन में बोला है हाउ मच अमाउंट ही विल गेट। अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अमाउंट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने जमा किया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पे ना बच्चों थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो हमने जमा किया। ये बंदा हर महीने कितना रुपए जमा कर रहा था 100, प्रिंसिपल क्या होगा, हर महीने कितना रुपए जमा कर रहा था 100, और कितने महीने तक जमा किया 60 मंथ तक। कितने मंथ तक जमा किया 60, तो इस बंदे ने कितना रुपए जमा किया है 6000। अब इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये हम निकाल चुके 915, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6950। तो बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा कि आपने जो इंटरेस्ट निकाला है उसको आपको प्रिंसिपल के साथ जितना पैसा आपने जमा किया था उसके साथ प्लस करोगे तो आपका अमाउंट पता चल जाएगा। यानी आपको यह पता चलेगा कि 5 साल के बाद 6000 रुपए जमा करने पे आपके पास कितना रुपए आएगा 6915 रुपीज। बच्चों यहां पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकली इसमें पॉसिबल नहीं है, पर बनाते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, आप ट्राई करिएगा, 100% आपसे बन जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो बाहर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर्कम सर्कल। इन सर्कल मतलब जो अंदर बनता है, इन मतलब अंदर, सर्कम मतलब बाहर। तो ऐसा सर्कल जो बाहर बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं सर्कम सर्कल। अब यहां पर आप एक चीज देखो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, एबी बीसी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आप बीसी कितना ड्रॉ कर लोगे 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल भी दिया है 70 डिग्री, तो बच्चों आप यहां पर एंगल भी ड्रॉ कर दोगे कितना 70 डिग्री, रैंडमली ऐसा उसको खींच देना, ठीक। फिर आपको बोला है बच्चों एबी 5 सेंटीमीटर, एबी का मतलब क्या होगा, जैसे आप ट्रायंगल बना रहे हो बच्चों, कॉमन सेंस लगाइए, बीसी कितना है 6, ये है 70 और ये है 5, ठीक। तो आप क्या करोगे, बी पे राउंडर रख के पेंसिल का आर्क खींचोगे एक जगह पे, कितने डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप कट कर दोगे। जहां पे ये कट होगा बच्चों उस पॉइंट को हम नाम ए देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से बच्चों हमारा ट्रायंगल तो बन गया है, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गया हमारा ट्रायंगल। पर हमको बनाना क्या है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल बनाना एकदम सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और आपको मालूम है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन का आप राउंडर को यहां रखेंगे, राउंडर को यहां रख के पेंसिल को यहां रख के हल्का सा कम करेंगे, यानी मोर देन हाफ लेंगे, और एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे बी पे रख के। ऐसे ही हरकत आपको सी पे रख के भी करना है, जहां पे दोनों कटे उन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना। तो ये होगा इसका सेंटर, किसका, इस साइड का सेंटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्या किया, बी पे राउंडर को रखा, पेंसिल को बी और सी में मोर देन हाफ डिस्टेंस पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे काटा, उसको बिना रिमूव किए बी से हटा के सेंटर कहां रखेंगे सी पे, और फिर ऊपर और नीचे आप खींच देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही हम एसी के लिए ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, हम सी पे राउंडर को रखेंगे, मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क कहां कट कर देंगे नीचे, फिर ए पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट कर देंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों ज्वाइन कर देंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइन एक जगह पे क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, एक जगह पे क्या होगी इंटरसेक्ट। तो बच्चों आप क्या करोगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको सेंटर लीजिएगा, और दूसरे पॉइंट को क्या लीजिएगा रेडियस,
और इसको घुमा दीजिएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये सर्कल के तीनों पार्ट को टच करता हुआ जाएगा। नहीं कर रहा मतलब आप गलत बनाए हैं। तो पहले बच्चों मेरा आपसे सलाह है, जब भी बनाओगे एकदम लाइट बनाइएगा। जब आपको कहीं गड़बड़ लगती है तो फिर आप चेक करिएगा कहां गड़बड़ हो रही है। अगर टच नहीं कर रहा है तो आपसे कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार बनाइएगा तो उसको डार्क कर दीजिएगा, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है। और मेनली इसमें याद रखिएगा बच्चों, ये सब चीजें लाइट रहेगी क्योंकि आपको मेन क्या कंस्ट्रक्ट करना है, सर्कम सर्कल। इसी को आपको डार्क करना है, बाकी सब जितना लाइट हो सके उतना अच्छा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अ स्ट्रेट रोड गो स्ट्रेट टिल द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। एक सीधा रोड जा रहा है बच्चों, वो कहां जा रहा है, एक बिल्डिंग के नीचे। ये रोड सीधा जाके कहां चलेगा, बिल्डिंग के नीचे। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग सीज अ कार एट 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक बंदा यहां से किसको देखता है, कार को। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। द कार इज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार है जो ए पोजीशन पे था वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। आफ्टर द कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। जब कार 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, कितने मीटर का, 30 मीटर का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये बंदा फिर इसको देख रहा है। अब जब ये इसको फिर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अब इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो। तो अपन इस बिल्डिंग के हाइट को क्या मान लेते हैं, h। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, x। ठीक। यहां पे बाकी लोग का नामकरण कर देते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और इधर कौन सा पॉइंट है, d। ठीक है बच्चों। अब आपको यह भी बोल रहा है कि कार की स्पीड भी फाइंड करो। हम यहां पे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी। किस ट्रायंगल को ले रहे हैं, बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। तो अगर आप बीसीडी ट्रायंगल की बात करो तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। इसका हाइट फाइंड करना है, इसका हाइट पता नहीं है ना। दो लोग की बात हो रही है। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस। तो जब परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan थीटा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों, h, बेस का वैल्यू कितना है, x, और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। समझ आया क्या बच्चों, ये है परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू है h, ये है बेस, इसका वैल्यू है x। और tan 60 कितना होता है, ये आपको याद रखना है, √3 होता है। तो h इक्वल टू कितना होगा बच्चों, √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 60 डिग्री को लिया, अब हम किस ट्रायंगल को लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल DCA। कौन सा ट्रायंगल ले लिए बच्चों, DCA। ठीक। ये है D, ये है C, ये है A। तो इसका हाइट तो हमें पता नहीं, हम इसको क्या ले लेते हैं, h। पर बच्चों A से लेकर C तक का अगर आप डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस कितना है, 30 प्लस x, और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगेन बच्चों यहां पर आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, h, बेस की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस x। ठीक। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और आप देख रहे हो बच्चों h का वैल्यू कितना है, √3x। तो h की जगह क्या लिखेंगे, √3x। ये दिया हुआ है h, इसका वैल्यू कितना दिया है, √3x। ठीक है। और यहां पे क्या है, 30 प्लस x। ये दोनों प्लस होगा नहीं बच्चों क्योंकि एक के पास x है, एक के पास x नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 30 प्लस x एज इट इज रहेगा। √3 इंटू √3 कितना होगा बच्चों, 3।
तो 30 इक्वल टू कितना होगा 3x माइनस एक्स प्लस एक्स इधर ट्रांसफर हो गया 3x माइनस एक्स कितना होगा 2x तो x कितना होगा 30/2 x हो जाएगा 15 x कितना होगा 15 मतलब आप ये देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 15 पर हमको ये फाइंड करना ही नहीं था हमको क्या फाइंड करना था हाइट बिल्डिंग का हाइट तो बिल्डिंग का हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों इनका जो रिलेशन हमने फाइंड किया था उस पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं क्या रिलेशन फाइंड किया था हमने ये h इक्वल टू √3x ये था √3 x की जगह पे हम क्या रखेंगे 15 तो इसका हाइट हो जाएगा 15√3 तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बच्चों 15√3 मीटर ये होगा बिल्डिंग का या टावर का हाइट आप इसको चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो h इक्वल टू 15√3 का वैल्यू 1.732 होता है √3 का वैल्यू तो यहां से आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो ये एक और तरीका है बच्चों आप यहां पर भी छोड़ सकते हो इसके आगे भी मेहनत कर सकते हो अब आगे आपको बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ कार बच्चों एक्चुअली इसमें ना एक छोटा सा चीज छूट गया है आपके परीक्षा सार में भी जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसमें भी है ना बाय मिस्टेक छूट गया है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब वो यहां से यहां पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगा 10 सेकेंड लगा ठीक है कितना सेकेंड लगा 10 सेकेंड तो अब आपको पूछ रहा है कि इसका स्पीड कितना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसका स्पीड कितना है ये जो कार है इसकी स्पीड कितनी है तो बच्चों आपको मालूम है स्पीड कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया बोल रहे हैं 10 सेकंड तो हम टाइम की जगह क्या लिखेंगे 10 सेकंड यहां से यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया x और आपने x का वैल्यू कितना निकाला था बच्चों 15 15 में 10 को डिवाइड करें तो एक जीरो लगाए तो बच्चों एक के बाद पॉइंट लगा देंगे ये होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड ये होगा हमारे कार का स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों सॉल्व द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 तो बच्चों इसमें एक चीज देख लो साइन भी दिया है कॉस भी दिया है और आपको किसकी वैल्यू निकालना है थीटा की वैल्यू निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन तो आपको मालूम बच्चों अगर दो अननोन वैल्यू रहती है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते एक ही अननोन रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो एक इक्वेशन पे तो आप यहां पर एक छोटा सा चीज कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आप उसको पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 अब देख रहे बच्चों ये सबसे बड़ा पावर है ना इसका पावर 2 है तो इसको पॉजिटिव रहना चाहिए तो -2 cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या हो जाएगा +2 cos स्क्वायर थीटा और जब ये इधर जाएगा तो सब उधर ही जाएंगे माइनस cos थीटा उधर जाके प्लस cos थीटा +2 उधर जाके -2 +1 बच्चों अब इसको हमको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा अब यहां पे मोस्टली बच्चे लोग गलती क्या करते हैं यहां पे मोस्टली बच्चे गलती ये करते हैं कि ये लिखा हुआ है -2 और ये लिखा है +1 तो आप सिर्फ इसी को देख के 3 मत लिख देना ये गलत है बच्चों एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 इक्वल टू 0 जो इस तरफ है उसको मैंने इधर लिख दिया ठीक है ये शायद आपको समझ आ गया होगा बच्चों अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं बच्चों बीच वाले नंबर को तोड़ने के लिए आजू और बाजू वाले की हेल्प लेते हैं तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है बच्चों 1 सॉरी 2 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है 2 अब इन दोनों को ऐसा अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने से 1 आए तो बच्चों 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा जो कि हमको चाहिए नहीं लेकिन 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा ठीक है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 2 - 1 1 ये चाहिए अब इसके साथ cos थीटा लगा तो यहां भी क्या लगेगा cos थीटा
और यहां पर भी क्या लगेगा cos थीटा। शायद समझ आ गया होगा। तो हमको करना क्या है बच्चों, जहां पे 1 cos थीटा है, जहां पे 1 cos थीटा है वहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। आप थोड़ा सा अगर नोटिफाई करेंगे, नोटिस करेंगे, तो ये जो 1 cos थीटा है इसको मैंने व्हाइट में लिखा है, क्या हमने चेंज किया है, 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा। अब बच्चों करना क्या है, हमको कॉमन निकालना है। और कॉमन कैसे निकलेगा, वो वैल्यू जो दोनों में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन निकालते हैं। दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा, कॉस दोनों में कॉमन निकल जाएगा। यहां 2 है, यहां एक कॉस है, तो अपन क्या लिख देंगे, एक कॉस बचेगा। सिंपल है बच्चों, 2 बाहर निकल गया, 2 कॉस था, एक कॉस बाहर निकल गया तो एक बचेगा। यहां 2 cos थीटा पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1। वैसे ही यहां पे दोनों में माइनस है तो माइनस को क्या निकालेंगे, कॉमन। यहां cos है लेकिन यहां cos है क्या, नहीं, तो cos कॉमन नहीं निकलेगा। फिर नंबर देखते हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 को क्या निकाल लिए, कॉमन। तो यहां से 1 निकल गया तो क्या बचेगा, cos थीटा। माइनस कॉमन निकालते तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और बच्चों ये 1 एज इट इज रहेगा। हमेशा याद रखिएगा जो वैल्यू यहां आया वही वैल्यू यहां आएगा। तो हम यहां लिख देंगे cos थीटा प्लस 1, दूसरा लिख देंगे 2 cos थीटा माइनस 1। समझ आया बच्चों क्या किए, इन दोनों वैल्यू को क्या निकाल दिए, कॉमन, और कॉमन निकाल के यहां रख दिए, तो बचेगा क्या, 2 cos थीटा माइनस 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो cos थीटा की वैल्यू -1 हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10 तक पॉजिटिव के लिए ही पढ़ना है, नॉट पॉसिबल लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है बच्चों, 60 डिग्री में। तो ये cos cos कट गया, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। आपको यही फाइंड करना था बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फाइंड करना था थीटा का वैल्यू कितना है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आदर्श प्रश्न पत्र के सेट ए को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। मैंने छोटी सी छोटी चीजों को बताया बच्चों, आप प्रैक्टिस करिएगा हर क्वेश्चन को एक बार डिटेल में। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे नंबर स्कोर करना है हमको। थैंक यू वेरी मच।